हर नारीवाद से, विश्व के नारीवाद से भारतीय नारीवाद बहुत अलग है और इसको मैं और भी दूर तक ले जाकर के अलग अलग तरीकों से बताता रहूंगा। अब रही बात, सेवा कर सके, परिवार में झुककर रहे, दब कर रहे, यानी कि वो हमारे हिसाब से चले, ऐसी शिक्षा को हमने उसे दिलाने का प्रयास किया है। अब जब सामने कोई गिर के करा रहा होता है और हम जब फोटो खींच रहे होते हैं और नाम आता है कि हम ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे ग्रेजुएशन की क्या फायदा? बाधक है या साधक है? यदि साधक है तो सही शिक्षा, यदि बाधक है तो गलत शिक्षा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए आज हम चर्चा की कड़ी को बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं समाज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा करें तो कम है और जितना न करें उतना ही हमारी बेगारी भी सिद्ध होती है। तो आइए आज हम पहले रघुवीर सहाय के कथन से जुड़ते हैं और इन्होंने एक कविता लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि पढ़िए गीता बनिए सीता, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो पंडिता, किसी मूर्ख की हो पंडिता, निज घर बार बसाइए, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भर कर भात पसाइए, भर कर भात पसाइए। रघुवीर सहाय ने इस बात को कहा है और कहीं न कहीं मैं थोड़ा सा इस कविता को खोलना चाहता हूं। अपने जो भी मेहमान आते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना प्रेम और अपना सब कुछ देने के लिए मुझे तैयार है, मैं उन्हें स्त्री विमर्श के इस नए वीडियो से जोड़ना चाहता हूं और कहीं न कहीं रघुवीर सहाय का कथन मैं आज के विषय से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि पढ़िए गीता बनिए सीता। कहने का तात्पर्य ये है कि धार्मिक ज्ञान को ऐसे लीजिए कि खुद आप उसमें जो स्त्री पात्र हैं वैसे ही आप बनिए। यानी कहीं न कहीं पुरुष चाहता है कि ऐसी ही हमारी स्त्री हो, लेकिन पुरुष खुद नहीं चाहता कि हम भी वैसे हों। यानी इच्छा तो है, करना नहीं है। वहीं कहते हैं कि फिर इन सब में लगा पलीता, और कहीं न कहीं झंझटों का तो सामना करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी मूर्ख की हो परिणीता, यानी आपकी विवाह ऐसे आदमी से हो जो मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो, वो पहले से चली आई द्वंद्वों में ही जीता हो, नया न सोचता हो, नया करना न चाहता हो, हाँ आराम तलब सब कुछ चाहता हो। और निज घर बार बसाइए, और मतलब ये कि पुरुष घर नहीं बसाएगा, बसाने का जो जिम्मेदारी है वो आप स्त्री पर है। और साथ ही साथ लकड़ी सीली तबीयत ढीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात पसाइए। और कहीं न कहीं आपका काम यही है कि आप उनको रोज देते रहिए और वो मौज उड़ाते रहें। तो आइए आज के हम विषय से चुनते हैं, बहुत लंबा समय न लेते हुए। आज का टॉपिक ही लंबा है और उसको हम शॉर्ट में मैनेज करके चलेंगे। और आपने देख रखा है कि स्त्री शिक्षा का कायाकल्प। अब देखिए, स्त्री शिक्षा के कायाकल्प में हम बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, नहीं बहुत ज्यादा उन तथ्यों पर टिप्पणी करना चाहेंगे जिस तथ्यों के लिए लोग हमेशा लेकर के एक दूसरे पर कुठारा घात करते हैं। हम कहीं न कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य भारतीय जो मूलक व्यवस्था में नारीवाद है उसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी सिद्ध कर रखा है कि हर नारीवाद से, विश्व के नारीवाद से भारतीय नारीवाद बहुत अलग है और इसको मैं और भी दूर तक ले जाकर के अलग अलग तरीकों से बताता रहूंगा। अब रही बात भारतीय नारीवाद में जो है स्त्री शिक्षा का कायाकल्प। अब देखिए, शिक्षा को हमने सिर्फ और सिर्फ रोजगार सम्मत बनाने की सोच रखी है। यानी पहले से भी हम शिक्षा जो लेते आए हैं उसमें एक ही चीज था कि हम पढ़ेंगे लिखे होंगे तब हमारे पास एक नौकरी होगी। नौकरी यानी एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था जहां से आय बंद न हो, आती रहे, काम हो या न हो लेकिन पैसे आने का जड़ बना रहे। यही वजह है कि नौकरी जो है हमें कहीं न कहीं कैसे बंधनों में बांध देती है जहां हम सोच नहीं पाते हैं।
और नौकरी से ऊपर उठकर हम कुछ करना नहीं जानते हैं। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर देखा जाए तो नौकरी परस्त लोगों के पास स्किल रहते हुए भी वो खत्म हो जाती है, जबकि नॉन नौकरी वाले लोग, नॉन जॉबल लोग उसी स्किल के दम पे कुछ बड़ा और कुछ बेहतर कर लेते हैं। रही बात स्त्री शिक्षा के कायाकल्प की, तो देखिए वास्तविकता ये है, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जिनको दिया जा रहा है वो सच में सही तरीके से ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो मौके तो दे रहे हैं लेकिन कहने के नाम पे दे रहे हैं, वो सच में मौके नहीं दे रहे हैं। अब इसको हम तथ्यगत पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। जैसे हमने लिया कि पहला पॉइंट गृहस्थी अनुरूपता। अब देखिए जो स्त्री शिक्षा है, कहीं ना कहीं हमने उसकी शिक्षा को एक ऐसे मॉड्यूल में, ढांचे में डाला कि स्त्री जो है घर के काम को सटीक कर सके, भोजन इत्यादि सही बना सके, लोगों की सेवा कर सके, परिवार में झुककर रहे, दब कर रहे, यानी कि वो हमारे हिसाब से चले, ऐसी शिक्षा को हमने उसे दिलाने का प्रयास किया है। अब जब शिक्षा ही जिसको बांधने की हो, दबाने की हो, वह शिक्षित होकर भी क्या शिक्षित कहलाएगा? तो ये एज मैं कह सकता हूं, ये शिक्षा नहीं है, ये ट्रेनिंग का वो हिस्सा है जिससे व्यक्ति को मनुष्यता के पाठ न पढ़ा करके पशुता के पाठ पढ़ाए जा सके। अब ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों के प्रतिपक्ष में खड़ा हूं जो वास्तव में स्त्रियों के जीवन से बहुत बहुत दुख में है। सच्चाई ये है कि जब शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में एक परिपक्व और सही स्तर का निर्णय लेता है। यही वजह है कि निर्णय लेने के लिए, सामाजिक स्तर में विकास के लिए शिक्षा का एक स्रोत बेहतर स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बात है सामाजिकता की, तो ही मैंने पॉइंट ले लिया कि सामाजिकता का अभाव। अब हमारी जो शिक्षा है, सच बताइए, वो पुरुष के लिए हो चाहे स्त्री के लिए हो, क्या उसमें सामाजिकता पैदा करने की भूमिका है? हम नॉर्मली जो भी शिक्षा लेते हैं वो रोबोटिक शिक्षा है, बाबूगिरी की शिक्षा है। हम अपने इंटेलिजेंस जो कहा जाता है विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, क्या उस पे वर्कनेस है? कुछ नहीं है। जब उस पे वर्ग ही नहीं होगा तो सामाजिकता का कहां से बोध हो सकता है? सामने कोई गिर के करा रहा होता है और हम जब फोटो खींच रहे होते हैं और नाम आता है कि हम ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे ग्रेजुएशन की क्या फायदा? हम डिप्लोमा है, डिग्रीधारी है, हम इंजीनियर है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये तमाम जो पद भौतिकवादी समाज में बनाए गए हैं, क्या ये समाज में सिर्फ इसलिए है कि ये अपने ऊपर एक मोहर लगा के चल रहा है कि हम ये हैं और हम ये हैं इसलिए ये नहीं कर सकते हैं? वास्तव में यह शिक्षा का सही पावदान नहीं है, और इस स्तर पर देखा जाए तो स्त्रियों को और भी दुर्बलता प्रदान हुई है। यही वजह है कि विकास का पावदान रुका हुआ है। अब जहां हम बात सामाजिकता के अभाव की करें तो तुरंत बात आ गया कि बंदी गृह का चयन। कहीं न कहीं स्त्रियों ने खुद अपने आप को बांध के रखने की कोशिश की है, और कहीं न कहीं उनको चाहने वाले लोगों ने भी बांधने का काम किया है। खुले तौर पे निकल करके समाज में, लोगों में और परिवेश में जब जो विचरण करता है वही अच्छा काम करता है। एक पक्षी किसी भी जेल कैद खाने में बंद रहती है, उसके जीवन का तौर तरीका और एक जो है खुले आकाश में विचरण करता है उसके जीवन की तौर तरीके बहुत ज्यादा फर्क है। इसी फर्क को जिसने समझा है वो जीवन के हर राह को समझा है। और आगे की पॉइंट है कि राजनीतिक तटस्थता से दूर, वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक शिक्षा में, राजनीतिक डेवलपमेंट में देखा जाए तो स्त्रियों का पावदान बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत नीचे है। वजह यही है कि मैं इसके पहले भी एक वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि प्रधान पति, ये पति नाम का पतित आदमी जो है उसको अपने आप पीछे खींच रहा है। मैं पुरुष व्यवस्था से हाथ जोड़ कर बद निवेदन करता हूं कि समाहार बना के चलें, लेकिन इस बात का भी ध्यान दें कि जहां उसको होना चाहिए वहां उसको होने दें, तभी बेहतर होगा। और टेक्निकल उद्यम में भी देखा जाए इस समय स्त्रियां बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। कहीं न कहीं भारत का मंगल मिशन जो अपने आप में सफल हुआ उसका सबसे बड़ा परिणाम स्त्रियों ने दे रखा है। लेकिन
स्त्रियों को भी चाहिए कि वो इस शिक्षा को और आगे और मजबूती ढंग से लें, लेकिन कहीं न कहीं अपने शिक्षा कायाकल्प में वो ये चीज को देखें कि यह हमारे लिए बाधक है या साधक है। यदि साधक है तो सही शिक्षा, यदि बाधक है तो गलत शिक्षा। तो फार्मूला भी आज मिल चुका है और हमें स्त्री शिक्षा के कायाकल्प में सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं ध्यान देना है कि उसको बांध के रखना है, इसलिए ध्यान देना है कि वो स्वतंत्र हो और आने वाली पीढ़ियां और ढंग से और पुष्पित तरीके से आगे बढ़े। और कहेंगे फिर मेजॉरिटी आती है कि मतलब उन्हीं के हाथ में है। नन्ना हम भी ऐसे शिक्षित बने, पुरुष वर्ग ऐसा काम करे कि आने वाली समय, आने वाली दौर और बेहतर हो, जंजालों में न पड़े। क्योंकि एक माँ जब मानसिकता बधी होती है तो पुत्र का बधना स्वाभाविक है। एक माँ जितना ज्यादा अपने आप को अपग्रेड रखती है, बच्चे उतने अपग्रेड होते हैं। और साथ साथ पिता जितना शालीनता के साथ, संयम के साथ और एक कह सकते हैं स्वतंत्र विचारधारा के साथ चलता है, उसके बच्चे भी उतने ही कुशाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने लिए नहीं, लेकिन स्त्री शिक्षा का जो कायाकल्प है उसके ऊपर विचार सिर्फ इसलिए न करें कि हमने अपने लिए क्या किया है या हम अपने दौर में किसको कितना ऊपर राज कर पाए हैं, शासन कर पाए हैं, बल्कि ये है कि आने वाले वक्त में हम अपने ही चीजों को जीवंत रख पाए, इसलिए प्रयास करना है। और नैतिक स्तर पर विलोपन एक विषय आ गया इसी हिस्से में, तो इस पे मैं बहुत लंबा नहीं लेना चाहूंगा। सिर्फ इतना सी बात है कि यदि नैतिकता का बोध ही खत्म हो जाएगा तो शिक्षा का स्तर ही खत्म हो जाएगा। और अपने आप को बचाने के लिए, भविष्य में रखने के लिए और आगामी को लाने के लिए यदि सही प्रयत्न हम आप मिलकर कर सकते हैं तो नैतिकता के साथ जो शिक्षा होती है वही कायाकल्प को ले आती है। तो कहीं न कहीं सामाजिकता और नैतिकता, यदि दो मूल चीजें अगर स्त्री शिक्षा के साथ सही तरीके से जोड़ दिया गया और सही रूप में पालन हम सभी करते रहें तो आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ियां और हमारे जीवन का आगामी भविष्य सब सुधरेगा। क्योंकि स्त्री के जीवन का विकास, सुधार ही पूरे मनुष्य जाति का सुधार और विकास है। तो उनके सुधार और विकास के लिए हमारा प्रयत्न जो है अनवरत जारी रहना चाहिए। अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से इस वीडियो को खत्म करता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्त्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से करूंगा। तो इस बात को गंभीरता बैठा के चलिए कि मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्त्रियों द्वारा प्राप्त किए गए विकास के परिणाम से करूंगा। तो आशा है कि आप सभी स्त्री शिक्षा के कायाकल्प में सहयोग करेंगे और स्त्रियों को स्वतंत्र करेंगे और स्त्रियां स्वयं नैतिकता और सामाजिकता के साथ आगे बढ़ेंगी। इसी पुरजोर प्रयास के साथ मैं आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहीं विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।